हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका लर्निंग विद गौतम यूट्यूब चैनल में। आशा करता हूँ आप लोग बढ़िया ही होंगे और आप लोग एग्जाम की तैयारी और अच्छी तरह से चली रही होंगी। तो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी बीए पार्ट 2 पॉलिटिकल साइंस सब्सिडरी के लिए वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर। इस वीडियो में मैंने जितने भी क्वेश्चन लिए हैं पॉलिटिकल साइंस सब्सिडरी के वो इंपॉर्टेंट ही है, ठीक है। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएँ वो आपसे बन पाए, ठीक है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि पॉलिटिक्स पुस्तक किसने लिखी है। ये वीवीआई क्वेश्चन है, आपको याद ही रखना है। ये क्वेश्चन पिछले साल भी पूछा जा चुका है, इस साल भी पूछा जा सकता है, तो आप लोग याद रखिएगा कि पॉलिटिक्स पुस्तक किसने लिखी है। तो अरस्तु ने पॉलिटिक्स पुस्तक लिखी है, ऑप्शन हो जाए इसका बी। पॉलिटिक्स पुस्तक किसने लिखी है तो अरस्तु ने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि संविधान के बिना राज अकल्पनीय है, कथन किसका है। ये कथन किसका है तो ये कथन है जेलिनेक का। जेलिनेक का एक लाइन है, इसने कहा था, जेलिनेक ने ये कथन कहा था कि संविधान के बिना राज जो है वो क्या है तो अकल्पनीय है, ऑप्शन होगा इसका बी। ये किसने कहा था तो जेलिनेक ने। अगला क्वेश्चन क्या है कि रिपब्लिक ग्रंथ की रचना किसने की है। रिपब्लिक ग्रंथ जो है इसका रचना किसने किया है तो प्लेटो ने। प्लेटो ने क्या किया है, रिपब्लिक ग्रंथ की रचना की है प्लेटो ने, और ये भी क्वेश्चन वीवीआई है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि उत्पत्ति के आधार पर संविधान के दो प्रकार होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर संविधान के कितने प्रकार होते हैं, इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उत्पत्ति के आधार पर संविधान के कितने प्रकार होते हैं तो दो प्रकार होते हैं। और वो कौन कौन से दो प्रकार होते हैं तो विकसित और निर्मित होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर संविधान के दो प्रकार होते हैं, विकसित और निर्मित। अगला क्वेश्चन है कि एक संविधान राज्य को प्रदान करता है। एक संविधान जो है ये राज्य को क्या प्रदान करता है तो मूर्त स्वरूप प्रदान करता है, ऑप्शन हो जाए इसका ए। मूर्त स्वरूप, एक संविधान राज्य को क्या प्राप्त करता है प्रदान करता है तो मूर्त स्वरूप, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सर्वश्रेष्ठ सरकार होती है। सर्वश्रेष्ठ सरकार जो होती है वो कैसी होती है तो संवैधानिक होती है। सर्वश्रेष्ठ सरकार जो होती है ये संवैधानिक होती है, ये भी वीवीआई क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विकसित संविधान का एकमात्र श्रेष्ठ उदाहरण है। विकसित क्या है कि विकसित संविधान का एकमात्र श्रेष्ठ उदाहरण क्या है, कौन सा देश है तो ब्रिटेन। ब्रिटेन जो है ये विकसित संविधान का एकमात्र श्रेष्ठ उदाहरण है। अगला क्वेश्चन क्या है कि किस देश का संविधान अधिकांशतः परंपराओं पर आधारित है। वो किस देश का संविधान जो है ना किस चीज़ पर आधारित है तो परंपरा पर आधारित है। किस देश का संविधान तो ब्रिटेन का संविधान। ब्रिटेन का जो संविधान है ये परंपराओं पर आधारित है, याद रखना है आपको, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जो क्वेश्चन आपको बता रहे इंपॉर्टेंट है उसको तो अच्छे से याद ही रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यह कथन किस लेखक का है। कौन सा कथन कि लिखित और अलिखित संविधानों में केवल मात्रा का अंतर है, प्रकार का नहीं। ये जो लाइन है, ये लाइन है ना कि लिखित और अलिखित संविधानों में केवल मात्रा का अंतर है, प्रकार का नहीं, ये कथन किसका है तो ये कथन है गार्नर का। ये कथन किसका है तो ये कथन है गार्नर का, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है तो अगला क्वेश्चन है कि एक अलिखित संविधान निम्न पर आधारित होती है। एक अलिखित संविधान जो होती है ना वो किस चीज़ पर आधारित होती है तो वो आधारित होती है रीतियों और रिवाजों पर। एक अलिखित संविधान जो होती है ये रीति और रिवाजों पर होती है संबंधित, ठीक है, आधारित होती है। अगला क्वेश्चन क्या है ये कौन सा पश्चाता विचारक राजनीतिक चिंतन में संविधानवाद का जनक था। क्वेश्चन क्या है ये कौन सा पश्चाता विचारक राजनीतिक चिंतन में संविधानवाद का जनक था। कौन जनक था तो ऑप्शन हो जाए इसका बी। अरस्तु जो था वे क्या था तो विचारक राजनीतिक चिंतन का संविधानवाद में जनक था अरस्तु, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि पाश्चात्य संविधानवाद का दार्शनिक आधार क्या था तो संविधान का दार्शनिक आधार क्या था तो उसका दार्शनिक आधार था सामाजिक तथा आर्थिक न्याय। क्वेश्चन क्या था कि पाश्चात्य संविधानवाद का दार्शनिक आधार क्या है तो सामाजिक तथा उसका आर्थिक न्याय उसका आधार है, ठीक है। अगला वो क्वेश्चन क्या है कि संविधानवाद होता है। संविधानवाद जो होता है ना ये क्या होता है तो ये गतिशील होता है, और आपको ये याद रखना है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि संविधानवाद क्या होता है तो संविधानवाद गतिशील होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस देश की शासन प्रणाली जो है क्या है तो एकात्मक है। वो किस देश की जो शासन प्रणाली है ना, ये भी क्वेश्चन वीवीआई में लगा लीजिएगा, ये क्वेश्चन वीवीआई क्वेश्चन है कि किस देश की जो शासन प्रणाली है ना वो क्या है तो एकात्मक है। किस देश की शासन प्रणाली तो ब्रिटेन की शासन प्रणाली। ब्रिटेन की जो शासन प्रणाली वो क्या है तो एकात्मक है, ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक दलीय प्रणाली किस सरकार में पाई जाती है। किस सरकार में ना केवल एक दलीय प्रणाली पाई जाती है तो तानाशाही में। तानाशाही में क्या पाई जाती है तो एक दलीय प्रणाली पाई जाती है सरकार की, ठीक है, ऑप्शन हो जाए इसका ए तानाशाही में। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अमेरिका में कौन सी दलीय प्रणाली पाई जाती है। किसमें तो अमेरिका में ना कौन सा दलीय प्रणाली पाई जाती है। कौन सा दलीय प्रणाली पाई जाती है तो द्विदलीय। अमेरिका में कौन सी दलीय प्रणाली पाई जाती है तो द्विदलीय, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन
क्वेश्चन है 17 नंबर कि जनता और शासन के बीच कड़ी का कार्य कौन करता है। ये भी इंपॉर्टेंट है कि जनता के बीच में और शासन के बीच में कड़ी का काम कौन करता है, कार्य कौन कर, कार्य मतलब क्या होता है काम, कार्य कौन करता है तो राजनीतिक दल करते हैं। जनता के और शासन के बीच में कड़ी का काम करते हैं राजनीतिक दल। ये क्वेश्चन पिछले साल पूछा भी गया था, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कार्य राजनीतिक दल नहीं करता है। 4 कार्य यानी कि 4 काम का नाम दिया हुआ है, इसमें से कौन सा काम है जो कि राजनीतिक दल नहीं करता है। ये भी क्वेश्चन पिछले साल पूछा गया था कि कानूनों का संचालन, कानूनों का जो संचालन होता है ये राजनीतिक दल नहीं करता है। लोकमत का निर्माण, चुनावों का संचालन और सरकार का निर्माण, ये तीनों काम जो है ये राजनीतिक दल करता है। और कानूनों का संचालन ये काम जो है राजनीतिक दल नहीं करता है। ये क्वेश्चन पिछले साल पूछा गया था, आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से कौन सी दबाव समूह की विशेषता नहीं है। अब 4 विशेषता दिया हुआ है, इसमें से पूछ रहा है कौन सी न दबाव समूह की विशेषता नहीं है। कौन सी दबाव समूह की विशेषता नहीं है तो निश्चित कार्यकाल, निश्चित कार्यकाल जो है ये दबाव समूह का विशेषता नहीं है। इन्हें की है दबाव समूह का विशेषता नहीं है। कौन नहीं है तो निश्चित कार्यकाल, ये जो है ये दबाव समूह का विशेषता नहीं है। हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि श्रमिक संघ किस प्रकार का हित या दबाव समूह है। श्रमिक संघ जो है ना ये किस प्रकार का हित या दबाव समूह है तो ये जो है ये उप सहचार हित समूह है। श्रमिक संघ जो है ये किस प्रकार का हित या फिर दबाव समूह है तो ये है उप सहचार हित समूह, ठीक है। ऑप्शन हो जाए इसका सी। अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान में दबाव और हित समूह को, वर्तमान में दबाव और हित समूह को क्या कहते हैं तो वर्तमान में दबाव और हित समूह को लोकतंत्र का सहयोगी मानती है। वर्तमान में क्या होता है तो वर्तमान में दबाव और हित समूह को लोकतंत्र का सहयोगी मानते हैं, ठीक है। ऑप्शन हो जाए इसका बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से, निम्न मतलब क्या होता है किसी क्वेश्चन में अगर निम्न दिया हो रहता है मतलब उसका 4 ऑप्शन दिया हुआ है। अब 4 ऑप्शन में से आपको ही बताना है, ठीक है ना, कि हित समूह नहीं है। अब 4 ऑप्शन दिया हुआ है, अब 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि हित समूह कौन नहीं है। तो हित समूह कौन नहीं है तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, देखिए भारतीय किसान यूनियन, कर्मचारी संगठन और छात्र संगठन, ये सब क्या है तो ये सब हित समूह है। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ये क्या है तो हित समूह नहीं है। याद रखना है कि हित समूह कौन नहीं है निम्न में से 4 ऑप्शन में से, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है ये हित समूह नहीं है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं कि इन्हें अज्ञात साम्राज्य कहा गया है। किन्हें अज्ञात साम्राज्य कहा गया, किसको ना अज्ञात, क्या तो अज्ञात मतलब कि जिसका ज्ञान नहीं है वैसा साम्राज्य कहा गया। किसको कहा गया तो दबाव समूह को, दबाव समूह को क्या कहा गया तो अज्ञात साम्राज्य कहा गया है। याद रखिएगा अज्ञात साम्राज्य किसे कहा गया तो दबाव समूह को। अगला क्वेश्चन क्या है 24 नंबर, साबरमती आश्रम में डांडी के बीच सरोजिनी नायडू के नेतृत्व में कितनी स्त्रियों ने गांधी जी की शक्ति को बल दिया था। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। क्वेश्चन पहले समझ लीजिए कि साबरमती आश्रम में, किस आश्रम में तो साबरमती आश्रम में डांडी के बीच सरोजिनी नायडू के नेतृत्व में, यानी कि सरोजिनी नायडू के नेतृत्व में साबरमती आश्रम में कितनी स्त्रियों ने गांधी जी की शक्ति को बल दिया था। क्वेश्चन समझे कि साबरमती आश्रम में सरोजिनी नायडू के नेतृत्व में कितनी स्त्री या फिर कितनी औरतें थी जिन्होंने क्या किया था गांधी जी को शक्ति या फिर बल दिया था, शक्ति को बल दिया था। गांधी जी को जो शक्ति थी उसको बल देने का काम किया था। कितनी स्त्रियों ने तो 25,000 स्त्रियों ने, 25,000 स्त्रियों ने क्या किया था साबरमती आश्रम में सरोजिनी नायडू के नेतृत्व में गांधी जी के शक्ति को बल देने का काम किया था। ऑप्शन ए हो जाएगा 25,000 स्त्रियों ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है कि ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को पंचायत में कितने प्रतिशत आरक्षण दिया जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को पंचायत में कितने प्रतिशत आरक्षण दिया जाता है तो 33% आरक्षण। ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को 33% आरक्षण दिया जाता है। ऑप्शन हो जाएगा इसका ए। अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत की प्रथम महिला राज्यपाल बनने का श्रेय किसे प्राप्त है। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है कि भारत की प्रथम महिला राज्यपाल बनने का श्रेय किसे प्राप्त है तो श्रीमती सरोजिनी नायडू को। सरोजिनी नायडू को क्या है तो भारत की प्रथम महिला राज्यपाल बनने का श्रेय दिया जाता है, ठीक है। श्रेय प्राप्त है, किसे प्राप्त है श्रीमती सरोजिनी नायडू को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक साथ 2 देशों की राजदूत रहने वाली प्रथम महिला कौन थी। क्वेश्चन क्या है कि एक साथ 2 देश की राजदूत रहने वाली प्रथम महिला कौन थी। पहले क्वेश्चन समझ गए। अब देखिए क्वेश्चन क्या है कि एक देश साथ ना 2 देशों की राजदूत, राजदूत किसे कहते हैं यानी 2 देशों की राजदूत कहते हैं IFS ऑफिसर को, ठीक है। तो एक जो व्यक्ति ये होता है या फिर महिला या पुरुष हो जो कि क्या था एक समय में ना 2 देश का राजदूत था यानी कि IFS ऑफिसर था। तो प्रथम महिला कौन थी जो कि क्या थी तो एक साथ 2 देश की राजदूत थी तो श्रीमती विजया लक्ष्मी पंडित। श्रीमती विजया लक्ष्मी पंडित जो थी ये एक साथ 2 देश की राजदूत थी, ठीक है ना। ऑप्शन हो जाए इसका सी।
अगला क्वेश्चन क्या है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थे? किसकी? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की ना प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थे? तो श्रीमती विजया लक्ष्मी पंडित। श्रीमती विजया लक्ष्मी पंडित जो थी ये संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। अगला क्वेश्चन क्या है कि राजनीति का उद्देश्य सामाजिक या अभियंत्रण किसे माना जाता है? क्वेश्चन क्या है कि राजनीति का उद्देश्य सामाजिक अभियंत्रण किसे माना है? किसने माना है? तो मैकियावेली ने माना है। ठीक है ना। क्वेश्चन क्या था कि राजनीति का उद्देश्य सामाजिक अभियंत्रण किसने माना है? तो मैकियावेली ने माना है। ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन हो जाए इसका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि तुलनात्मक राजनीति के क्षेत्र में विकास हुआ। तो तुलनात्मक राजनीति के क्षेत्र में किसका विकास हुआ है? तो द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात यानी कि बाद में तुलनात्मक राजनीति के क्षेत्र में दूसरा विश्व युद्ध जो हो गया था उसके बाद तुलनात्मक राजनीति के क्षेत्र में विकास हुआ था। याद रखिएगा ना कि दूसरा विश्व युद्ध जो हो गया था उसके बाद पश्चात यानी कि उसके बाद में तुलनात्मक राजनीति के क्षेत्र में विकास हुआ है। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है कि तुलनात्मक राजनीति सब कुछ है और वह कुछ भी नहीं, किसने कहा था? तुलनात्मक राजनीति जो है वो क्या है? तो सब कुछ है और वह कुछ भी नहीं, ये किसने कहा था? ये कहा था जे.के. रॉबर्ट्स ने। जे.के. रॉबर्ट्स ने क्या कहा था कि तुलनात्मक राजनीति जो है वो सब कुछ है और वह कुछ भी नहीं है। ये कहा था जे.के. रॉबर्ट्स ने। ऑप्शन हो जाए इसका ए। अगला क्वेश्चन क्या है कि राजनीति को स्पष्टता व्यवस्था के रूप में किसने विश्लेषित किया है? क्वेश्चन है कि राजनीति को स्पष्टता व्यवस्था के रूप में किसने विश्लेषित किया है? किसने विश्लेषित किया है? तो डेविड ईस्टर्न ने राजनीति को स्पष्टता व्यवस्था के रूप में विश्लेषित किया है। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि किसके अनुसार राजनीतिक व्यवस्था का मुख्य कार्य सामाजिक संसाधनों की आधिकारिक गतिशीलता है? क्वेश्चन क्या है कि किसके अनुसार, मतलब वो कि कौन है जिस चार ऑप्शन में से जिसके अनुसार क्या है कि राजनीतिक व्यवस्था का प्रमुख कार्य मतलब प्रमुख काम है, जो राजनीतिक व्यवस्था का प्रमुख काम है वो सामाजिक साधनों की आधिकारिक गतिशीलता है। किसके अनुसार? तो मिचेल के अनुसार। मिचेल के अनुसार क्या है? तो मिचेल के अनुसार राजनीतिक व्यवस्था का एक प्रमुख काम है सामाजिक साधनों की आधिकारिक गतिशीलता। ठीक है। ऑप्शन हो जाए इसका सी, मिचेल। अगला क्वेश्चन क्या है कि राजनीतिक व्यवस्था को सत्ता, कानून और अधिकार किसने कहा? ये भी इंपॉर्टेंट है और पिछले साल एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो आपको याद रखना है कि राजनीतिक व्यवस्था को सत्ता, कानून और अधिकार किसने कहा है? तो रॉबर्ट ए डॉन ने क्या कहा है? तो राजनीतिक व्यवस्था को सत्ता, कानून और अधिकार कहा है। ठीक है। ऑप्शन हो जाए इसका ए। अगला क्वेश्चन क्या है कि डेविड ईस्टर्न के निवेश निर्गत मॉडल को संरचनात्मक प्रकारात्मक दृष्टिकोण से तुलनात्मक अध्ययन में प्रयोग किसने स्वीकार किया है? पहले तो क्वेश्चन समझिए। क्वेश्चन थोड़ा आपको लग रहा हो कि बड़ा है, तो क्वेश्चन को अच्छे से समझ आए। क्वेश्चन क्या है कि डेविड ईस्टर्न के किसके? तो डेविड ईस्टर्न के निवेश निर्गत मॉडल में, यानी डेविड ईस्टर्न है उसके निवेश निर्गत जो मॉडल है उसमें संरचनात्मक प्रकारात्मक दृष्टिकोण के तुलनात्मक अध्ययन में प्रयोग हेतु किसने स्वीकार किया? किसने स्वीकार किया? तो ये आपको याद ही रखना है कि अमंड और पवेल ने क्या किया कि डेविड ईस्टर्न के निवेश निर्गत मॉडल को संरचनात्मक प्रकारात्मक दृष्टिकोण के तुलनात्मक अध्ययन में स्वीकार किया है। ठीक है। अमंड एंड पवेल ने। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि व्यवस्थापन के स्थान पर नियम निर्माण का प्रयोग किसने किया है? किसके स्थान पर? तो व्यवस्थापन के स्थान पर ना नियम निर्माण का प्रयोग किसने किया है? तो अमंड तथा पवेल ने व्यवस्थापन के स्थान पर नियम निर्माण का प्रयोग किया है। ऑप्शन हो जाए इसका ए। अगला क्वेश्चन क्या है कि निवेश निर्गत सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? निवेश निर्गत सिद्धांत का प्रतिपादन किया है डेविड ईस्टर्न ने निवेश निर्गत सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। ऑप्शन हो जाए इसका बी। अगला क्वेश्चन क्या है कि एकात्मक सरकार में संविधान कैसा होता है? एकात्मक सरकार में संविधान कैसा होता है? तो लचीला होता है। याद रखिएगा, एकात्मक सरकार में संविधान कैसा होता है? तो लचीला होता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि इनमें से किस देश में संघात्मक सरकार नहीं है? ये चार देश का नाम दिया हुआ है। ठीक है ना। अब चारों देश में से बताना कि किस देश में ना क्या है कि संघात्मक सरकार नहीं है, यानी कि नहीं है। किस देश में संघात्मक सरकार नहीं है? तो चीन में। ऑप्शन हो जाए इसका सी। चीन में क्या है? तो संघात्मक सरकार नहीं है। ऑप्शन हो जाए इसका सी। याद रखिएगा क्वेश्चन। देखिए जितना भी क्वेश्चन आपको बता रहे हैं ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगर आप यही सब क्वेश्चन अच्छे से कर लेते हैं तो आपके एग्जाम में इसी समय से पूछा जाएगा। देखिए इस वीडियो में आपको टोटल 50 क्वेश्चन बता देते हैं। ये 50 क्वेश्चन आपको कर ही लेना है। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगा
उसमें भी आपको 50 क्वेश्चन बता देंगे, टोटल हो जाएगा आपका 100 क्वेश्चन। उसके बाद क्या होगा, आपका एक ऐसा वीडियो लेंगे जिसमें टोटल 500 ऑब्जेक्टिव कराएंगे। इससे पिछले वीडियो में अगर आप लोगों का हिस्ट्री हो तो हिस्ट्री का भी 500 क्वेश्चन बता चुके हैं, जो कि 2 घंटे से ज़्यादा का वीडियो है। आप लोग चाहें तो देख सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आपका अगर हिस्ट्री सब्सिडी होगा तो आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है ना, जिसमें कि 500 प्लस आपको हिस्ट्री सब्सिडी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएं। अगर आप लोग उतना कर लेते हैं तो आपके एग्जाम में उसी में से जरूर पूछे ही जाएंगे, ठीक है ना, फिक्स है, उसी में से ही पूछे जाएंगे। अब देखिए हिस्ट्री का हो गया है कंप्लीट, पॉलिटिकल साइंस का तो शुरू किए हैं, पॉलिटिकल साइंस का भी नेक्स्ट वीडियो में इसका 50 क्वेश्चन और बता देंगे, टोटल 100 हो जाएगा। उसके बाद एक नेक्स्ट वीडियो आएगा जो कि 2 घंटा प्लस का रहेगा, जितना भी टाइम का हो, लेकिन उसमें आपको 500 प्लस क्वेश्चन करवाएंगे, ठीक है। तो आप लोग वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि जब जैसे ही आपको वीडियो आए नोटिफिकेशन आप लोग को मिल जाए, ठीक है। तो वो देखिए ये तो अभी अच्छे से समझ जाइए, उसका नेक्स्ट वीडियो में इसका 500 क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट क्या है, 40 नंबर क्वेश्चन यानी 40 नंबर क्वेश्चन, कि किसने कहा कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का संविधान संसार में सर्वाधिक संघीय है। किसने कहा था कि संयुक्त राष्ट्र राज्य जो अमेरिका है उसका संविधान जो है संसार में सर्वाधिक संघीय है, ये किसने कहा था, तो CF स्ट्रॉन्ग ने। CF स्ट्रॉन्ग ने क्या कहा था कि संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान जो है ये पूरे वर्ल्ड में यानी कि संसार में सर्वाधिक संघीय है, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि आज अमेरिकी संघीय व्यवस्था में सदस्य राज्यों की संख्या कितनी है। आज अमेरिकी संघीय व्यवस्था में सदस्य राज्यों की संख्या कितनी है, तो 51 है। आज अमेरिकी संघीय व्यवस्था में सदस्य राज्य की संख्या कितनी है, तो 51, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि एकात्मक राज्य का सर्वोत्तम उदाहरण निम्नलिखित में से कौन है, किसका, तो एकात्मक राज्य का सर्वोत्तम उदाहरण जो है निम्नलिखित में से कौन है, तो ब्रिटेन है। ब्रिटेन क्या है, तो एकात्मक राज्य का सर्वोत्तम उदाहरण है, ऑप्शन ए हो जाएगा ब्रिटेन। अगला क्वेश्चन क्या है कि फ्रीडम ऑफ स्ट्राइक किस संविधान में शामिल है। फ्रीडम ऑफ स्ट्राइक जो है ये किस संविधान में शामिल है, तो ये जो है ये ब्रिटेन के संविधान में शामिल है। ब्रिटेन के संविधान में क्या शामिल है, तो फ्रीडम ऑफ स्ट्राइक, याद रखिए इंपॉर्टेंट है। फ्रीडम ऑफ स्ट्राइक किस संविधान में शामिल है, तो ब्रिटेन के संविधान में, ऑप्शन हो जाएगा इसका बी। अगला क्वेश्चन क्या है कि विश्व की प्राचीनतम व्यवस्थापिक कौन है। विश्व की यानी कि पूरे वर्ल्ड की प्राचीनतम व्यवस्थापिका कौन है। प्राचीनतम व्यवस्थापिका कौन है, तो ब्रिटिश संसद है। ब्रिटिश संसद क्या है, तो पूरे वर्ल्ड की प्राचीनतम व्यवस्थापिका है, ठीक है, ऑप्शन हो जाए इसका ए, याद रखिएगा भी क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है कि किसे संसदों की जननी कहा जाता है। किसे ना संसदों की जननी कहा जाता है, किसे कहा जाता है, तो ब्रिटिश संसद को। ब्रिटिश संसद को जो है संसदों का जननी कहा जाता है, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन देख लीजिए इंपॉर्टेंट है कि संसदों का जननी किसे कहा जाता है, तो ब्रिटिश संसद को। ब्रिटिश संसद को संसदों का जननी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है कि संसदीय सर्वोच्चतम या संप्रभुता किसकी प्रमुख विशेषता है। संसदीय सर्वोच्चता तथा या फिर प्रभुता किसकी प्रमुख विशेषता है, तो ब्रिटिश संसद की। ब्रिटिश संसद की संसदीय सर्वोच्चता या संप्रभुता जो है प्रमुख विशेषता है, ठीक है, ऑप्शन हो जाए इसका बी। अगला क्वेश्चन क्या है कि ब्रिटिश लॉर्ड सभा की सदस्य संख्या कितनी है। ब्रिटिश लॉर्ड सभा की सदस्य संख्या कितनी है, सदस्य संख्या कितनी है, इसकी टोटल सदस्य संख्या जो है 900 के लगभग है, यानी ऑप्शन हो जाए इसका डी। याद रखिएगा कि ब्रिटिश लॉर्ड सभा के सदस्य की संख्या लगभग 900 है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि लॉर्ड सदन की सदस्यता या पैतृक अधिकार समाप्त होना चाहिए, यह सुझाव किसने दिया था। लॉर्ड सदन की जो सदस्यता है या फिर पैतृक अधिकार है ये समाप्त होना चाहिए, ये जो सुझाव है ये सुझाव किसने दिया था, तो ये सुझाव दिया था हेराल्ड विल्सन ने। हेराल्ड विल्सन ने 1968 में ये सुझाव दिया था, याद रखिएगा। क्वेश्चन था क्या, क्वेश्चन पल देखिए, क्वेश्चन को अच्छे से समझ जाना है। क्वेश्चन है कि लॉर्ड सदन की सदस्यता या पैतृक अधिकार समाप्त होना चाहिए, किसकी, तो लॉर्ड सदन की जो सदस्यता है उस या फिर उसका पैतृक जो अधिकार है उसको समाप्त कर देना चाहिए। ये जो सुझाव है ये दिया था हेरोल्ड विल्सन ने, और ये 1968 में दिया था। किसने दिया था, तो हेरोल्ड विल्सन ने। अब अगला क्वेश्चन क्या है कि ब्रिटिश कॉमन सभा के सदस्यों की संख्या कितनी है, तो ब्रिटिश कॉमन सभा के सदस्यों की संख्या है टोटल 630। ब्रिटिश कॉमन सभा के सदस्यों की संख्या कितनी है, तो 630 है। अगला क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन भी है कि ब्रिटिश कॉमन सभा की ब्रिटिश कॉमन सभा संसार की सबसे अधिक प्रकंपित करने वाली और होश गायब करने वाली संस्था है, ये किसने कहा था। क्वेश्चन क्या है कि ब्रिटिश कॉमन सभा जो है संसार की सबसे अधिक प्रकंपित करने वाली और होश गायब करने वाली संस्था है। अब ये किसने कहा था, तो ये कहा था डिजरेली ने। डिजरेली ने ये कहा था, ठीक है, ऑप्शन हो जाए इसका बी, डिजरेली ने।
इसी के साथ ये वीडियो यहाँ पे कंप्लीट करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दिए कि इसके 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और आएंगे और उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद एक क्वेश्चन वीडियो आएगा जिसमें कि टोटल पॉलिटिकल साइंस सब्सिडी के 500 क्वेश्चन करेंगे। अगर वो वीडियो आप लोग देख लेते हैं तो आप लोगों को पॉलिटिकल साइंस सब्सिडी के लिए टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जो भी क्वेश्चन आएगा इस 500 के अंदर से ही आएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा।